हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ असम लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को मैं डिस्कस करूंगा। जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, उसी प्रकार से असम लोक सेवा आयोग के द्वारा आज प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा, ज्योग्राफी, साइंस इत्यादि, और सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वह करंट अफेयर का सेक्शन है। तो इन सभी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न हमें अंग्रेजी माध्यम में ही अवेलेबल हो पाए हैं क्योंकि असम की जो PCS परीक्षा होती है वह इंग्लिश मीडियम के साथ साथ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है असमिया भाषा में होती है, तो हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है इसका, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताते जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे इजीली समझ जाएंगे, आपको किसी प्रकार की मीडियम को लेकर दिक्कतें नहीं होगी। तो आइए पहला प्रश्न का डिस्कशन शुरू करते हैं। Which water resource project covers and extends the benefits to मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान? भारत सरकार के द्वारा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लाभान्वित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसमें लाभान्वित राज्यों की संख्या 4 हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग इसे देख लें। अगला प्रश्न है, Which pair of extremely located Indian cities is connected by the ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है भारत सरकार का, उसके तहत कौन से दो सिटी आपस में कनेक्ट होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलचर से पोरबंदर। आप जानते हैं कि सिलचर कहाँ है? असम में, असम या अरुणाचल में है, आप इसे कन्फर्म हो लें, और इधर पोरबंदर आपका गुजरात में है, यानी कि ये ईस्ट वेस्ट दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, एज पर द 2011 सेंसस हाउ मेनी गांव पंचायत आर देयर इन असम? ये असम स्पेशल है तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि असम राज्य का प्रश्न है, यह बीपीएससी में नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का चाय के शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिब्रूगढ़। असम में स्थित डिब्रूगढ़ शहर ऐसा शहर है जिसे भारत की टी सिटी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, द टर्म ब्लैक रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है काला क्रांति, काली क्रांति, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ? यानी कि वर्तमान संदर्भ में भारत के अंतर्गत काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, यानी कि काली क्रांति जो है वह क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की चर्चा करता है। देखिए यहाँ ए और बी मिलता जुलता विकल्प है, लेकिन ए में है हायर एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी क्योंकि इसमें सेल्फ डिपेंडेंस की बात की गई है पेट्रोलियम के क्षेत्र में, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 6 नंबर प्रश्न है, लेफ्टिनेंट कमांडर मिस्टर गगोई इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज अ डिफेंस अटैच इन अ फॉरेन कंट्री, इन हर केस रसिया, व्हाट इज हर बेसिक एक्सपर्टाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा एरोनॉटिकल ट्रेनिंग। इसका आंसर संभवतः डी होगा, वारशिप कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के तहत इसका मिस्टर गगोई की नियुक्ति की गई है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। कुछ प्रश्न यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जब मैं PDF आपको ग्रुप में अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, तब आप उसे देखकर कन्फर्म हो लें। तो यहाँ पर PDF की भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोग इसे थोड़ा मैनेज कर लें। अगला प्रश्न है,
On 23rd March 2019 द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड, यानी कि 23 मार्च 2019 ईस्वी को भारत में पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न, वेन वाज असम डिचार्ज। ये असम रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से असम को कब अलग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। ये ऐसे असम स्पेशल जो स्टेट होता है ना, स्टेट का स्पेशल प्रश्न उससे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ये आपके इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल empowers the governor to appoint the chairman and other members of a state public service commission, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपबंध करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 जो है वह राज्यपाल को शक्ति देता है कि आप राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करें। अगला 10 नंबर प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के लोकसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जी.वी. मावलंकर, जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, हु वाज द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जिस समय भारतीय संसद में 73वां संविधान संशोधन पेश किया गया और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उस समय जब भारत में 73वें संविधान संशोधन को सदन में पेश किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को नया रूप दिया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 12 नंबर प्रश्न है, Which among the following schedule of the Indian Constitution is related with the distribution of powers between Union and State? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसे कहा जाता है हिंदी में एकात्म मानववाद। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वह किनके द्वारा दिया गया है? तो यह दीनदयाल उपाध्याय हैं, आप आरएसएस से संबंधित रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी के ये थिंकर में मेन आइडियोलॉजी इन्हीं की है। तो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वह दीनदयाल उपाध्याय की दी हुई है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, When did the first amendment of the Indian Constitution take place? भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, विच फ्रीडम फाइटर अर्नड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत का नाइटिंगेल, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरोजिनी नायडू को भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के मूलभूत ढांचा उसके पार्ट हैं, और संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्रदान नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संसद क्यों नहीं संशोधन कर सकती? तो क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार जो है वह मूलभूत ढांचा है, और मूलभूत ढांचे में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। तो यह 16 नंबर। अगला 17 नंबर प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन द यूनियन ऑफ इंडिया टू द PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सेम स्पेसिफाइड कंट्री वाज रिकमेंडेड बाय, यानी कि PIO की डुअल सिटीजनशिप से संबंधित जो तथ्य हैं वह किस कमेटी के द्वारा दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, BPSC में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। PIO की डुअल सिटीजनशिप से संबंधित कौन सी कमेटी गठित की गई है? तो LM सिंघवी समिति। 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न
18 नंबर प्रश्न, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समान अवसर की समानता की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आप समता के अधिकार के तहत जो 14 से 18 आर्टिकल दिया गया है उसमें आर्टिकल नंबर 16 जो है वह लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, तो यही 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 19 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन द सिटीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता, दूसरा कानून के समझ समानता, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा आर्टिकल 19 के तहत। तो देखिए भारतीय नागरिकता को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो आपको देख लेना है, इससे संबंधित जो भी होगा वह इसका आंसर होगा। तो आर्टिकल 19 भी प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल यानी कि 4 आंसर होगा ही होगा। तो एक हो गया आपका 4। और देखिए यहाँ पर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा 25 से 28 तक में की गई, तो यह नहीं होगा। 3 नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह भी नहीं होगा। 14 यहाँ नहीं किया गया है, ये आर्टिकल 14 में कानून के समझ समानता यहाँ नहीं है, यानी कि 2 और 3 नहीं होगा। तो अब बच गया 1, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का आंसर होगा बी। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है। अगला 20 नंबर प्रश्न जो है उसे मैं देख रहा हूँ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो विधि है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला 21 नंबर प्रश्न है, यह आपका असम का करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, इसीलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न। अगला 22 नंबर प्रश्न है, द 4 डिस्ट्रिक्ट अंडर द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, चूँकि ये चूँकि असम जो है वह विशेष राज्य के तहत भारतीय संविधान में इसे संरक्षण दिया गया है और वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया है। तो उसके तहत कौन कौन 4 जिले शामिल हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह भी कह सकते हैं कि आप असम स्पेशल है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, उदालगुरी, कोकराझार, बस्का और चिरांग, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वह बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तहत आते हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो आप उसे वहां पर भी देख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका वर्णन 6ठी अनुसूची में किया गया है। अगला 23 नंबर प्रश्न, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक वैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न है, इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला, इट डिसाइड्स द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट सम आइटम, यह गुड और वस्तु और सेवा कर से संबंधित वस्तुओं के बारे में टैक्स का निर्धारण करता है। अगला, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यह एक संवैधानिक जीएसटी काउंसिल बिल्कुल एक वैधानिक आयोग है। जीएसटी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका गठन किया गया है। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह गलत होगा आपका, क्योंकि आप जब भी न्यूज में पढ़ते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही तो किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता न करके वित्त मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, गलत है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, द नेशनल हैम्बो मिशन, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए ये प्रश्न को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद डिस्कस में दिक्कतें होंगी, जब आप पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह वर्णन करता है। ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सुपर रिच पीपल, यानी कि वैसा टैक्स जो अमीर लोगों पर इम्पोज किया गया है। अगला है ए टैक्स रिलीफ गिवन फॉर डूइंग सोशल वर्क, सोशल वर्क करने के कारण टैक्सेशन से रिलीफ। अगला ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज्ड व्हेन स्टार्टअप्स रिसीव फंडिंग विच इज हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। अगला है ए टैक्स रिलीफ गिवन टू स्टार्टअप्स फॉर डूइंग इनोवेटिव वर्क। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ दिन पहले एंजल टैक्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है जो स्टार्टअप से संबंधित रहा है, तो जैसे ही आप स्टार्टअप वर्ड देखेंगे एंजल टैक्स आपको याद हो जाना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का आंसर होगा आपका सी। अगला 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेम द इंडियन सिटीजन हु इज आल्सो ए नोबेल लिटरेचर इन इकोनॉमिक्स, यानी कि वैसे इंडियन सिटीजन का नाम बताएं जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमर्त्य सेन। 26 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 27 नंबर प्रश्न। अंडर विच स्कीम गिवन बिलो ए प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन यूथ ऑन जीएसटी एंड रिलेटेड मैटर, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जीएसटी और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में युवाओं को ट्रेंड करने के लिए कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। द 7 मेंबर कमेटी फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ असम इकोनॉमी, यह असम की करेंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए इसे स्किप करो। असम की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए कोविड-19 के बाद असम की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र दास के द्वारा, लेकिन ये असम का करेंट अफेयर है इसीलिए इसे स्किप करना है, या बीपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न। बी ऑफन हियर द टर्म सीटीसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम टी, यह भी असम से संबंधित प्रश्न है, यह भी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम वाज सेटअप, असम सरकार के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर मंत्रालय, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर विभाग, मंत्रालय नहीं है डिपार्टमेंट है तो आप विभाग कहिए, विभाग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2017 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट अ स्पेशल साइंटिफिक स्कीम लाइक किरण IPR एंड विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति स्कीम की शुरुआत, किरण IPR स्कीम की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विज्ञान ज्योति जो है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित स्कीम है। 31 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 32 नंबर प्रश्न है। Which of the following became the first state / union territory in India to present an e-budget and stream it live on social media as well, यानी कि निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा पहला शहर या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ई बजट को पेश किया और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई है। तो दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि असम भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश या पहला राज्य बना है जिसने ई बजट को पेश किया और ई बजट को पेश करते हुए सोशल मीडिया पर इसने लाइव स्ट्रीम दिखाया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका असम। अगला 33 नंबर प्रश्न है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी supported by a given environment is called, the maximum number of individual that can be supported by a given environment इज कॉल्ड। तो देखिए ये इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए कैरिंग कैपेसिटी। इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न हालांकि बीपीएससी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है। ये आपका इकोलॉजी और साइंस का सेक्शन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को पढ़ने में अभी सक्षम नहीं हूँ, आप इसका PDF देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स इज ए नॉन मटेरियल पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मटेरियल पॉल्यूशन के प्रकार हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। तो देखिए नॉन मटेरियल पॉल्यूशन के निम्नलिखित में से उदाहरण आपको बताना है तो थर्मल पॉल्यूशन होगा। इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 37 नंबर प्रश्न है द टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन असम आर, असम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दो हैं और वो दोनों का नाम पूछा जा रहा है। तो असम में यह बहुत सिंपल प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क के दोनों असम में स्थित हैं और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में स्थित हैं। यह असम स्पेशल पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन फिर भी एक आप कंपटीशन बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जानना जरूरी है कि असम में कौन कौन ऐसे साइट्स हैं जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी गई है। तो काजीरंगा और मानस, इसका आंसर होगा 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 38 नंबर प्रश्न आपको देखिए मैच करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है और इसमें विकल्प आपको दिए गए हैं। कंजर्वेशन जैव मंडल रिजर्व की बात की गई है, मेधा पाटेकर, MS स्वामीनाथन, सलीम अली, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा सकता हूँ। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, ये असम स्टेट का प्रश्न है। यहाँ पर बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा कि असम का राजकीय पशु राजकीय वृक्ष क्या है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द मेरीन इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम का मतलब होता है समुद्री जो जैव विविधता है, समुद्री जैव पारिस्थितिकी है। द मोस्ट स्पेसीज रिच इकोसिस्टम इज, अच्छा ये कहने का मतलब कि समुद्री जो जैव परिस्थिति है वहाँ सबसे अधिक जो जैव विविधता किस चीज़ को लेकर देखने को मिलता है? तो कोरल रीफ, समुद्र में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वो आपको कोरल रीफ की उपलब्धता से प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोरल रीफ। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर अमंग द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी सच हॉट स्पॉट आर प्रेजेंटली देयर इन द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट हैं वह वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। अगर भारत की चर्चा की जाए तो भारत में संभवतः 4 हॉट स्पॉट हैं, 4 या 2 हॉट स्पॉट आप इसे कन्फर्म कर लीजिएगा, संभवतः 4 होनी चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में पूछा जा रहा है कि कितने हॉट स्पॉट हैं, तो वर्ल्ड का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 36 हॉट स्पॉट जो हैं वह पूरे वर्ल्ड में इस समय विद्यमान हैं। 43 नंबर प्रश्न है वुडन डोर्स ऑफन स्वेल अप एंड गेट स्टक ड्यूरिंग रेनी सीजन, दिस इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, ये आपका इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यह साइंस का है, हाँ नहीं, यह प्रश्न आपका करेंट अफेयर का है। Who won the Nobel Prize in Physics for the discovery of the law of photoelectric effect? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए भौतिकी में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन। यह आपका साइंस का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो रहा है। द फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो बहुत कॉमन प्रश्न है, टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको विकल्प देकर बताना है, जिसे स्तनपायी हम कहा जाता है हिंदी में। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, वायरस निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? तो इसका आंसर देखिए आप इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू वगैरह दिया होते हैं, तीनों जो है वह वायरस से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 48 का आंसर बी। अगला 49 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। ए वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जिससे अक्सर हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं वह सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के आधार पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आपका सी। अगला रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप, अब देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, जिसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहा जाता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी। साइंस में देखिए किस प्रकार की थोड़ा सा बीपीएससी की कंपैरेटिव वहाँ पर इजी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है संभवतः करेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए यह प्रश्न क्लियर नहीं है। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडियन हिस्ट्री
कोविड-19 वायरस। यह प्रश्न यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन इसे पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी के द्वारा भारत में पहली बार कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 जनवरी 2021 को पहली वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। भारत में वैक्सीन पर्व के रूप में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है द बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड इज, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर हब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 55 नंबर प्रश्न है विच सिटी हैज बीन कन्फर्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड एज द क्लिनिकल सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द स्टेट अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जोरहट को नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत। अगला प्रश्न है Which country on 19th July 2020 launched its first mission to the Mars? मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन 19 जुलाई 2020 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है करंट सेक्शन में। तो यूएई ऐसा पहला देश, यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया और संभवतः ऐसा करने वाला यह विश्व का छठा देश बना है और अरब कंट्री में यह पहला देश बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। अगला 57 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। देखिए एलएसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि एलएसी किन दो देशों के बीच एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। तो इंडिया और चाइना के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का ए। अगला प्रश्न है द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिल बिलो। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेरिस जो एग्रीमेंट 2015 या 70 में जो हुई थी उसमें वैश्विक तापमान को कितना प्रतिशत कम करने की बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2% कम, 2 डिग्री में इसे आंकते हैं तापमान को, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात की गई थी। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस इसे तापमान को कम करने के बाद पेरिस समझौते के तहत की गई थी। अगला 59 नंबर प्रश्न की ओर आ रहा है against 232 electoral votes won by Donald Trump, how many electoral votes were backed by Joe Biden इन द नवंबर 2020 यूएस इलेक्शन, यानी कि जो बिडेन के द्वारा कितने इलेक्टोरल वोट्स को प्राप्त किए गए हैं हाल ही में जो यूएस इलेक्शन राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें। तो जो बाइडेन के द्वारा 306 इलेक्टोरल वोट्स की प्राप्ति की गई और डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हुए थे। तो 59 का आंसर हो जाएगा बी। ये आपका बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यूएस इलेक्शन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आयोग के द्वारा असम में एंट्री करा दी गई है। अगला प्रश्न की ओर आ रहे हैं द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर फॉर द ईयर 2022 वाज वॉन बाय, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुइस गुलिक को यह अवार्ड दिया गया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं ऑन 9 नवंबर 2019, ये क्लियर नहीं है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन संभवतः यह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के केस को लेकर यह संभवतः प्रश्न पूछा गया है कि किसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका आंसर दिया हुआ है। यह प्रश्न को आप पीडीएफ में अच्छे से जूम करके आप लोग इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE पैटर्न विथ व्हिच कंपनी टू लॉन्च ए, यह भी प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन CBSE के द्वारा डिजिटल एजुकेशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फेसबुक के साथ समझौता किया गया है। आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका असम स्पेशल से है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। ड्यूरिंग 27 सितंबर 2020 एंड 10 नवंबर 2020 a battle was fought between two countries as for the disputed territory of Nagorno-Karabakh.
व्हिच आर टू कंट्रीज। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया, करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो विवाद चल रहा है वह दो, यहाँ पर दोनों शहर का नाम दिया गया है कि इन दो शहरों को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर यह विवाद चला है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। सितवे पोर्ट इन म्यांमार विच इज बीइंग फिनांस्ड बाय इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। भारत, देखिए सितवे, देखिए यहाँ से दो प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो है कि सितवे बंदरगाह जो है वह म्यांमार से संबंधित है, तो सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में स्थित है, जिसके विकास के लिए भारत के द्वारा वित्तीय सहायताएं प्रदान की जा रही है, किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। अभी जो ईपीएफओ के द्वारा जो एग्जाम आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित, इस स्कीम से संबंधित, इस प्रोजेक्ट से संबंधित आप फैक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। On 26 जनवरी 2020 वी लॉस्ट एन ऑल टाइम ग्रेट। अच्छा, अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 ईस्वी को किस बास्केटबॉल खिलाड़ी की डेथ हुई है, तो कोबे ब्रायंट। ये आप देखेंगे कि जब बीपीएससी ऑडिटर का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कोबे ब्रायंट का संबंध बास्केटबॉल खिलाड़ी से है या फिर फुटबॉल खिलाड़ी से है, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोबे ब्रायंट इसका आंसर होगा, फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनके हाल ही में डेथ हुई है। अगला 63rd नंबर प्रश्न है, द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, इसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कतर के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यह भी प्रश्न यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड द प्री डेमोक्रेसी बुक्स फ्रॉम पब्लिक लिटरेसी रिसेंटली। देख लीजिएगा इसे, यह क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर आते हैं। सेवेंटी 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हु वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के समय कश्मीर का राजा कौन था, जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय कश्मीर का शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरि सिंह। बहुत ईजी प्रश्न है। अगला है द ब्रेव असमीज लेडी वॉरियर मुल्ला गरबा। देखिए ये आपका वहाँ से संबंधित है, असम की इतिहास से संबंधित है, नेशनल मूवमेंट में उनकी भूमिका रही है, यह प्रश्न पूछा गया है। यह भी प्रश्न आपका असम से संबंधित है। हु वाज द फर्स्ट असमीज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले पहले असम के नागरिक कौन थे, तो गोमधर कंवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका असम से संबंधित प्रश्न है, बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इस पर उतने सीरियस नहीं रहेंगे। जो असम के हिस्ट्री, असम की पॉलिटी, असम के करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। जो प्रश्न क्लियर है उसे मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ वहाँ पर दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हु द फेमस बुक इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत इजी प्रश्न है। वाइल रविंद्रनाथ टैगोर कन्फर्ड द टाइटल महात्मा अपॉन गांधी, हु कन्फर्ड द टाइटल हाफ नेक्ड फकीर। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। हिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, अरुणा असफ अली वाज वन ऑफ द prominent organizers of the अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग। देखिए अंडरग्राउंड एक्टिविटी, द भूमिगत आंदोलन की चर्चा आ जाएगी, भूमिगत सक्रियता की बात आएगी, तो तुरंत वह मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ हुआ प्रक्रिया चली आती है। तो अरुणा असफ अली जो कि भूमिगत आंदोलन से संबंधित रहे, भूमिगत प्रक्रियाओं से संबंधित रहे, या किस आंदोलन से संबंधित रहे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज से संबंधित रहे, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, यानी कि 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है,
Identify the national leader and efficient administrator who played an extraordinary role in the integration of the Indian state. भारतीय राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय नेता या फिर दक्ष प्रशासक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि 92 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 93 नंबर प्रश्न है, द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कजाकिस्तान। और जब सबसे छोटा कंट्री पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना होगा मंगोलिया, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कजाकिस्तान और सबसे छोटा भू आबद्ध देश मंगोलिया है। 94 नंबर प्रश्न है, ये मैच करना है आपको, ये आप देकर मैच कर लें। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्चिपेलाजिकल कंट्री इन द वर्ल्ड? इसका आंसर हो जाएगा डी। आप इसका हिंदी आप देख लीजिएगा, हिंदी एग्जैक्ट वर्ड क्या है उसके अनुसार आप इसे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स है द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? भारतीय उप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो यह गंगा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का आपका सी। अगला नंबर 97 नंबर प्रश्न है, द बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन 17 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा रेखा का क्या नाम है? तो उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 98 नंबर प्रश्न है, द आइलैंड ऑफ सियाचिन आर लोकेटेड इन द, देखिए आप प्रश्न में समझ नहीं पा रहा हूँ, द आइलैंड ऑफ, यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यह संभवतः सेशल्स होना चाहिए, ठीक है। द आइलैंड ऑफ सेशल्स आर लोकेटेड इन द, यानी कि सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंडियन ओशियन में सेशल्स द्वीप स्थित है। यह करेंट में रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह हिंद महासागर में स्थित है। 99 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओबली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर? असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सोनाई रूपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह चूँकि नॉर्थ ईस्ट का है तो यह वहाँ से संबंधित नॉर्थ ईस्ट के इतिहास भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, लेकिन फिर भी एक कमीशन के छात्र होने के नाते यह जानना जरूरी है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को साझा करने वाली नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और 100 नंबर प्रश्न की ओर आ रहा है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि असम लोक सेवा आयोग के तहत जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र आया उसके तहत लास्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल स्टडीज व्हेन डिड बिगिन द अर्थ, व्हेन डिड लाइफ बिगिन इन द अर्थ? भौगोलिक अध्ययन को लेकर जो प्रामाणिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार पृथ्वी पर जीवन कब से प्रारंभ मानी जाती है? पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं पूछा गया प्रश्न, व्हेन डिड लाइफ बिगिन इन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन कब से प्रारंभ हुई, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने असम लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रश्नों के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नों के कुल 100 प्रश्नों का हल हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये सभी प्रश्न हमने इसीलिए करवाए, इसका करवाने का मेन पर्पस जो है वह जब भी आप बीपीएससी का जिस ईयर आप एग्जाम देंगे उस वर्ष बीपीएससी पिछले कुछ दिनों से विभिन्न लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनके प्रश्न को भी कभी कभी वह रिवाइज करते रहती है। तो इसीलिए हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।